हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग वायरस की स्टडी कर रहे हैं। वायरस का अभी हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है और उसमें हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को ख़ास तौर से स्टडी किया है। उसमें एनवेलप की बात करी, कैप्सिड की बात करी और उसके जीनोम की बात करी। इसी दौरान हमने टीएमबी और बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया। अब बात ऐसे आती है कि आखिर वायरस का भी क्या कोई वर्गीकरण होता है या नहीं, तो उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कह सकते हैं विषाणु की होस्ट सेल के आधार पर सेल के आधार पर विषाणु के प्रकार, विषाणु के प्रकार जैसे बैक्टीरियोफाज, क्या बैक्टीरियोफाज का मतलब हुआ वह विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। ठीक है, संक्रमित करते हैं। जैसे इसमें कई हैं, इसमें आपका T2 है, इसमें T5 है, ये सब चीज़ें। इसमें टी भोजी, T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे ये सब आपके जीवाणु भोजी हैं। जैसे T2, T3, T4, T5, T6, T7, तो इस तरीके से ये बैक्टीरियोफाज के नाम दिए गए। क्लियर। अब आता है आपका साइनोफाज। साइनोफाज का मतलब क्या? वह विषाणु जो साइनोबैक्टीरिया BGA को संक्रमित करते हैं, है ना। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे AN1, इसे कहते हैं एनाबीना। एक होता है LPP, ये लिंगविया फॉर्मिडियम प्लेक्टोनेमा। ये 3 प्लांट के नाम हैं, लिंगविया फॉर्मिडियम प्लेक्टोनेमा। इन पर ये इन्फेक्शन करते हैं, तो इनका नाम है ये लिंगविया, है ना, फॉर्मिडियम प्लेक्टोनेमा। ये साइनोबैक्टीरिया के नाम है ये। तो इस तरीके से अब एक आता है आपका माइकोफाज।
माइक्रोफाज का मतलब है कि वह विषाणु जो जो फंगस या फंजाई जैसे ईस्ट को संक्रमित करता है। ठीक है, ये तो इसे हम कहेंगे माइक्रोफेज, बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, माइक्रोफेज। अब अगर बात करी जाए फाइटोफाज, फाइटो का मतलब प्लांट, फाज का मतलब इन्फेक्शन या उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वह विषाणु जो प्लांट पर इन्फेक्शन करते हैं, है ना, विषाणु जो पौधों को संक्रमित करते हैं। ठीक है, जैसे अपना TMV हो गया, है ना, जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। एक हो गया टर्निप मोज़ेक वायरस। तो ये है ना, तो ये फाइटोफाज कहलाएंगे जो प्लांट पर इन्फेक्शन कर रहे हैं। अब है एक जूफाज का मतलब है जो एनिमल्स को संक्रमण करे। विषाणु जिनसे जंतु संक्रमित होते हैं। क्लियर, इसमें आपका आ जाएगा HIV है, पोलियो है, ETC कर लो, बहुत सारे हैं जो एनिमल वायरस हैं। तो इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे, जूफाज, फाइटोफाज, है ना, माइक्रोफाज, साइनोफाज, बैक्टीरियोफाज। तो ये वायरस किसे इन्फेक्शन करते हैं उसके आधार पर ये वर्गीकरण आपके वायरस का दिया गया है। इज दैट क्लियर? ऐसे अब हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, है ना, विषाणु का संचरण कैसे होता है, ये एक हेडिंग बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ वायरस समझाता हूँ। ठीक है, जहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज किस तरीके से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है और किस तरीके से वो अपनी नए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को जनरेट करता है, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इसे हम ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। समझो,
लाइफ साइकिल ऑफ ए बैक्टीरिया, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, वायरस का चक्र, यह साइकिल ऑफ वायरस, लाइफ तो है ही नहीं ना, साइकिल ऑफ वायरस, इसी को हम पढ़ सकते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन ये कायदे से बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक प्रकार से बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंसिडर किया जाता है। ये हम बैक्टीरिया में स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज के जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो कह सकते हैं यहाँ एक जीवाणु का डीएनए अन्य जीवाणु में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरित होता है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए टू अनदर बैक्टीरिया नोन एज ट्रांसडक्शन। अब जैसे समझे, इसमें 4 फेज आते हैं। इसे स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था जिंडरबर्ग लेडरबर्ग। इन्होंने साल्मोनेला टाइफी पर इसकी स्टडी की थी। तो हम लाइफ साइकिल की फेज देखें तो 4 पद होते हैं। नंबर 1 होता है इन्फेक्शन फेज, संक्रमण अवस्था। क्लियर? संक्रमण अवस्था में क्या होगा? एक बैक्टीरियोफाज आएगा, ये इस तरीके से, ऐसे, और फिर एक बैक्टीरिया पर वो इन्फेक्शन करेगा। ये एक बैक्टीरिया है। क्लियर? ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब ये है इसके टेल फाइबर्स। क्लियर? ऐसे, दिस इज टेल फाइबर। और ये कौन है? ये है बैक्टीरिया का जीनोम या डीएनए। ये डीएनए, जीवाणु भोजी जीनोम, जीवाणु भोजी जीनोम, ठीक है, जीनोम। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन का। यहाँ एक और बड़ी ख़ास बात यहीं पर समझ लें, इसमें एक ख़ास एंजाइम भी होता है। जानते हो इस एंजाइम को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। दिस इज लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एक्चुअली ये इस बैक्टीरिया की वॉल को डिग्रेड करता है। इसमें एक छिद्र बनाता है, एक पोर बनाता है,
और उस पोर के जरिए ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये डीएनए आके यहाँ एक पोर जनरेट होता है और इस पोर से होता हुआ ये डीएनए इसमें एंटर हो जाता है। क्लियर? तो ये जीवाणु यहाँ पर इसे कहते हैं इन्फेक्शन फेज। अब दूसरी फेज क्या है? दूसरी फेज ये है कि अब सेकेंड फेज आती है, इसमें फॉर्मिंग फेज। क्या? फॉर्मिंग फेज, निर्माण अवस्था बोलते हैं इसे, निर्माण अवस्था। ठीक है, ध्यान दो। अब आप समझिए कि यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है तो ये जीनोम इसका इस होस्ट में जा रहा है। ये कौन है? होस्ट सेल। कौन है ये? दिस इज होस्ट सेल। और कौन है ये कायदे से? दिस इज बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। तो ये होस्ट सेल। तो फॉर्मिंग स्टेज। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक अपना ये बैक्टीरियल सेल, ओके, ये बैक्टीरियल सेल। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है? इसमें ये एक बैक्टीरियल सेल हो गया। क्लियर? अब इसका जो कैप्सिड है वो अपर साइड में प्रेजेंस रहेगा इस तरीके से। ये अब यहाँ है ऐसा, कुछ इस तरीके से अटैच रहेगा, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं। ये है कैप्सिड जो अपर साइड में प्रेजेंस रहेगा इसी तरीके से। तो दिस इज व्हाट? कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जीवाणु भोजी का कैप्सिड बचा है। और बाकी सब कहाँ पहुँच गया है? बाकी ये इसका डीएनए है। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो डीएनए यहाँ पहुँचा था वो इसके साथ में मिक्सअप हो जाएगा इस सेंट्रल डीएनए से। और सेंट्रल डीएनए से मिक्सअप होने के बाद में अब यहाँ पूरी प्रोटीन फैक्ट्री का यूज किया जाएगा। और पूरी प्रोटीन फैक्ट्री का यूज करने के बाद इसमें कहीं इसका हेड बनेगा, कहीं नेक बनेगी, कहीं इसके टेल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेल फाइबर है, ये इसकी नेक है और ये इसका हेड रीजन। तो ये इस तरीके से अलग अलग पार्ट इसमें जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ हेड, सिर है, ये इसकी नेक है, ठीक है, और ये इसकी कौन है? टेल फाइबर। ये टेल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। अलग अलग राइबोसोम यूज किए जाएंगे क्योंकि प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनेगी इस होस्ट सेल के अंदर, है ना। इससे आप ये भी समझ जाओगे कि इन्फेक्शन किसने किया? डीएनए में। कैप्सिड अभी कहाँ है? बाहर। डीएनए कहाँ एंटर हुआ था? इस सेल के अंदर। और ये जो डीएनए यहाँ पहुँचा है, अच्छा यहाँ क्या है? ये है फाज डीएनए। किसका डीएनए है? दिस इज फाज डीएनए एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डीएनए। ये कौन है? ये बैक्टीरियल डीएनए है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है? ये फॉर्मिंग फेज है। यहाँ पर डिफरेंट बैक्टीरियोफाज के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर जनरेट किए जा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज का मतलब होता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, परिपक्व अवस्था। परिपक्व
अवस्था, ठीक है, अवस्था। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये है एक बैक्टीरिया, क्लियर, दिस इज बैक्टीरिया, ऐसे। अब बैक्टीरिया में इसके सारे के सारे पार्ट्स असेंबल हो जाएंगे और असेंबल होने के बाद में मोर देन वन बैक्टीरिया का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर, ऐसे। और फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी आ जाएगा और इसमें इस बैक्टीरिया का डीएनए भी पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ये बड़ी ख़ास बात है यहाँ पर। तो इसमें मोर देन वन बैक्टीरियोफाज असेंबल हो जाएंगे, इस तरीके से आपस में ये जुड़ जाएंगे, ये, क्लियर, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये है फाज डीएनए और ये है ये बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफाज का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब वायरस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि होस्ट सेल के अंदर। अब हम समझ सकते हैं कि जब एचआईवी इन्फेक्शन होता है तो एचआईवी के तो एक आध दो पार्टिकल्स आते हैं और वो हमारी ही बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी सेल ऐसे ही आप कोरोना समझ लो, कोरोना भी क्या करेगा, एक दो ड्रॉपलेट के जरिए हमारे बॉडी में एंटर करेगा थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर जाने के बाद वो लंग्स में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा या थ्रोट रीजन में मल्टीप्लाई करेगा और फिर दूसरी बॉडी में भी जाएगा। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया की सेल में ये मोर देन वन बैक्टीरियोफाज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, फाज डीएनए, ठीक है। रेड कलर का तो कौन हो गया, ये फाज डीएनए है, फाज डीएनए, ठीक है। और जो ब्लू कलर का है ये है बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। अब इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज। अब इसके बाद में फोर्थ फेज आएगी रिलीजिंग फेज, रिलीजिंग फेज। रिलीजिंग फेज का मतलब होगा कि निष्कासन अवस्था, निष्कासन अवस्था, ठीक है। अब ये वायरस बाहर आएंगे, होस्ट की वॉल को ब्रेक करते हुए ये बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये इसकी वॉल को ब्रेक करेंगे और यहाँ से ये बैक्टीरियोफाज बाहर इजेक्ट होंगे और फिर नए होस्ट की तलाश करेंगे और फिर नए होस्ट पर पहुंचकर, अब आप समझ सकते हो कि ये बैक्टीरियोफाज के अंदर एक बैक्टीरिया का भी तो डीएनए है। अब बैक्टीरिया का डीएनए होने से क्या होगा, ये अब सेकंड जो बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेगा वहाँ तक पहुँचा देगा। तो ये बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। और इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि आखिर एक वायरस किस तरीके से वर्क करता है, क्लियर। तो ये तो हो गया आपके बैक्टीरिया का डीएनए और ये हो गया आपका फाज डीएनए, ठीक है। ये पी डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए। अब ये क्या करने जाएगा, ये किसी अदर सेकंड बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा। ये कौन है, सेकंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो सेकंड बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्शन करेगा तो आप सोच सकते हो कि इसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी है और वो बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया में सेकंड वाले में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके से इसे हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं।
कहा जाता है कि ट्रांसडक्शन वह प्रक्रिया है जहां जीवाणु भोजी के द्वारा एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है ना। इसी को आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12th में हर्शे चेस ने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने अप्रूव्ड ऑथोराइज तरीके से ये अप्रूव किया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे अब यहाँ कौन है, ये इसमें भी अपन बात कर लेते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने चूँकि लिख दिया है तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बैक्टीरियल डीएनए भी इसके साथ में जा रहा है, अब वो अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा। अच्छा, अब यहाँ आपने देखा था कि यहाँ तो एक ही बैक्टीरियोफाज था, ठीक है। ये कौन है, लाइसोजाइम है ना, और ये है कौन, जीवाणु भोजी, ये आपका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये 4 फेज के जरिए एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। बात समझ में आई? ओके, तो फिर से समझ लो, कोई भी वायरस विभिन्न माध्यम से संचरित होगा और फिर जाके एक होस्ट पर, जो उसका स्पेसिफिक होस्ट होगा, पर्टिकुलर होस्ट, बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्शन करेगा, याद रहे, वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो वायरस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियोफाज है, ये होस्ट है, तो इस पर ये इन्फेक्शन करेगा थ्रू द जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के जरिए, और फिर आनुवांशिक पदार्थ इसके मुख्य डीएनए से, जो मेन डीएनए है। और अच्छा, ये और आप एक्स्ट्रा क्या देख रहे हो, ये इसका कोई अभी रोल नहीं है, लेकिन इसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड कहा जाता है। तो इसका अभी इसमें कोई रोल खास है नहीं। तो ये मैन डीएनए से जाके असेंबल होता है और फिर इसके मैन डीएनए को अपने कंट्रोल में लेता है, और कंट्रोल में लेने के बाद में बैक्टीरियोफाज के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन यहाँ बनाए जाते हैं। आरएनए भी यहाँ पर रेप्लिकेट होता है और अपने ही जैसे अन्य जीनोम को बनाता है। हेड बनना है, नेक बनना है, टेल बनना है, इस तरीके से ये कंप्लीट बैक्टीरियोफाज बन जाता है। और कंप्लीट बैक्टीरियोफाज बाद में इसकी सेल वॉल को ब्रेक करते हुए ये बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है या रिलीज हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो बात यही है, इससे आपको एक वायरस लाइफ साइकिल अपनी कैसे कंप्लीट करता है या साइकिल कैसे कंप्लीट करता है वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ और बातें पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, विषाणु का संचरण समझते है ना। आखिर विषाणु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होता है, इस पर चर्चा की जाए। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, इसमें 2 तरीके की साइकिल होती है बैक्टीरियोफाज की, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, है ना, ऐसे भी याद रखें।
विषाणु के संचरण माध्यम। आखिर विषाणु ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, तो इनकी थोड़ी चर्चा हो जाए, है ना। जैसे रक्त द्वारा स्थानांतरण, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है एक तो HIV थ्रू द ब्लड ट्रांसफ़र होता है, और एक होता है हेपेटाइटिस। ठीक है। ये अब सलाइवा, लार, सलाइवा द्वारा स्थानांतरण, तो ये क्या है, तो एक्चुअली आपका रेबीज़, क्या रेबीज़ वायरस थ्रू द सलाइवा, है ना। किसका सलाइवा? डॉग, मंकी, कैट, इनकी सलाइवा अगर बॉडी में इंसान के पहुंचा तो रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका है ये सर्दी, राइनो वायरस, है ना। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है जो सर्दी जुकाम का वायरस है ना, राइनो वायरस। चलो, कोरोना वायरस, ये सलाइवा की ड्रॉपलेट्स या एयर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे। अब आपका आता है जल, वाटर एंड पॉल्यूटेड फूड, दूषित भोजन और जल, इससे होता है पोलियो सबसे ज़्यादा वाटर से होता है ना। और ये पोलियो ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये लार हो गई, है ना। अब कुछ वाटर एंड टूल्स के द्वारा आपका इसमें स्थानांतरण, तो इसमें हो गया TMB। कौन हो गया? TMB। आपने देखा था निपा वायरस, उसकी यूरिन से, चमगादड़ की यूरिन से ट्रांसफ़र होता है ना। तो ऐसे आप याद रखें डिफरेंट माध्यम जिनके ज़रिए ये ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। ओके, अब मैं आपको वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरफेरॉन पर भी बात की जा सकती है। इंटरफेरॉन, है ना। इंटरफेरॉन क्या है और वैक्सीन क्या है, तो इस पर चर्चा की जाए ऐसे। इंटरफेरॉन को समझना चाहिए, ये आपके डिसीज एंड हेल्थ 12th के एनसीईआरटी में ये शब्द भी मिलेगा, है ना। इंटरफेरॉन का कनेक्शन इससे वायरस से,
इंटरफेरॉन, है ना, इंटरफेरॉन क्या है, यहाँ पर अपने मॉड्यूल में लिखा गया है इंटरफेरॉन। वेयर इज इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन, फेरॉन। देखो एक्चुअली ये है क्या, कहा जाता है कि हमारा शरीर बहुत सारे रोगों को लड़ने की क्षमता रखता है। वो बीमारियां जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं है, हमारे शरीर उनको भी क्योर करते हैं। जैसे कोरोना वायरस की ही बात की जाए, अभी वैक्सीन नहीं है, उसके बावजूद भी कई लोग रिकवर हो रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि जब एक वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं और वो प्रोटीन उस विषाणु के संक्रमण के प्रभाव को कम करते हैं। कायदे से ये प्रोटीन इंटरफेरॉन कहलाता है ना। इन्हें एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं जीवों से मतलब है जंतुओं के शरीर की कोशिका विषाणु के संक्रमण के बाद या पश्चात विषाणु के प्रभाव को रोकने के लिए, तो जीवों जंतुओं के शरीर की कोशिका विषाणु के संक्रमण के बाद विषाणु के प्रभाव को रोकने के लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। इंटरफेरॉन कहलाते हैं, क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। इन्हें एंटीबॉडी भी माना जा सकता है, क्लियर। ये इसे हम हार्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो आजकल आपको एक पेपर में शब्द मिल रहा होगा, हार्ड इम्यूनिटी। मतलब इंसान सभी इन्फेक्टेड हों और वो खुद ही वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, तो दिस इज कॉल्ड हार्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसे अब संचरण माध्यम हो गए। अब मैं आपको थोड़ा वैक्सीन के बारे में इसी लेक्चर में बता देता हूँ। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन
इसे कहते हैं टीका। वैक्सीन, टीका, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, कहते से वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। वैक्सीन ऐसे बनाई जाती है कि जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को न्यूट्रल करने के लिए हमें कोरोना वायरस या उससे रिलेटेड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं वैक्सीन के रूप में, लेकिन वो वायरस नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन वो वायरस जब शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं और उन वायरस के अगेंस्ट हमारा शरीर इंटरफेरॉन या एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब बाद में जब रियल में जो लीथल वायरस है, हार्मफुल वायरस है या घातक वायरस है कोरोना, वो फिर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन करेगा, तो पहले से उपस्थित जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस वायरस को संक्रमित नहीं होने देंगी, उसके प्रभाव को पहले ही न्यूट्रल कर देंगी। तो कहा जाता है कि लोअर नॉन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग से वैक्सीन निर्मित किए जाते हैं। इन वैक्सीन को पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब रियल में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो फिर ये वैक्सीन उससे बचा लेते। तो कहा जाता है कुछ विशिष्ट निम्न वर्गीय प्रभावहीन, हानिकारक, प्रभाव रहित, हानिकारक, प्रभाव रहित विषाणु अथवा सूक्ष्म जीव के उपयोग से टीका, वैक्सीन बनाए जाते हैं। वैक्सीन, टीका बनाए जाते हैं, जिसे मनुष्य के शरीर में टीकाकरण, वैक्सीनेशन द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली, पैसिव इम्यूनिटी, के रूप में प्रविष्ट कराया जाता है।
यह उसी प्रकार के हानिकारक विषाणु से शरीर की सुरक्षा करते हैं, से शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है, ये टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, विधि है, वैक्सीनेशन, उसे दिया है लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये पीएमटी में पूछा जा चुका है। टीकाकरण की विधि को लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब वैक्का ये शब्द कहाँ से आता है? वैक्सीन शब्द, वैक्सीन शब्द गाय के लैटिन शब्द वैका से आता है, क्योंकि गाय को लैटिन भाषा में बैका कहते हैं। और प्रथम जो वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, वो गाय से ही बनाया था, स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, गाय के लैटिन शब्द वैका से आता है। ठीक है, अच्छा, एडवर्ड जेनर ने प्रथम वैक्सीन गाय से स्मॉल पॉक्स के लिए खोजा था। स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी। ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, है ना, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अच्छा, अब एक और चीज़ यहीं पर स्टार बना के लिख लेना कि पोलियो का जो ओरल वैक्सीन बनाया था, ये पूछा जा सकता है, वो किसने बनाया था? कह सकते हैं पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन का मतलब है जिसे माउथ से लिया जाए। नॉर्मली वैक्सीन को इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं, लेकिन ओरल वैक्सीन है, पोलियो की वो 2 बूंद, है ना। तो पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन का निर्माण या वैक्सीन की खोज साल्क एवं सावेन
साल्क एंड साविन के द्वारा की गई थी। ठीक है, साल्क एंड साविन ने ये खोजा था। तो ये कहानी थी वैक्सीन की। ठीक है, आज की डेट में कई बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस के वैक्सीन आ रहे हैं, है ना, मीजल्स के आ रहे हैं, हर्पीज़ के वैक्सीन आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के वैक्सीन हैं और इसके बेसिस पर हम जैसे स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आ चुका है, HIV का वैक्सीन नहीं है। ठीक है, और जैसे कोरोना वायरस के वैक्सीन की तो आप न्यूज़ सुनते ही हो। अभी रिसेंटली कई कंपनीज वैक्सीन पर काफ़ी पैसा खर्च कर रही हैं, जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन खोजने का प्रयास हो रहा है। तो मे भी कि जल्दी ये सब चीज़ें हो जाए। तो ये बात वैक्सीन की थी, समझने की ज़रूरत है। देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम में बेहतर सब कुछ करना है। पढ़ाई का वास्तव में मतलब ये भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। हम ही नहीं, हम जानते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को उस ज्ञान की बेसिस पर ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। उन्हें समझाएं कि इस तरीके से वायरस से इन्फेक्शन करता है, इस तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एंटीबायोटिक इस पर उपयोग नहीं होते हैं या वायरस पर अफेक्ट नहीं डालते, लेकिन वैक्सीन इस पर अफेक्ट डालता है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं। क्लियर? हमने आपको मोस्टली वैक्सीन का मतलब वायरस का पार्ट पढ़ा दिया है। कुछ इन्फेक्शन सिम्टम्स हैं, ये थोड़े से हमें स्टडी करना है। तो लगभग नेक्स्ट लेक्चर में ये वायरस की कहानी ख़त्म हो जाएगी, है ना, और फिर हम कुछ इस पर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।